हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की लेक्चर बनाऊंगा और आप लोगों को डिलीवर करूंगा। उसी प्रॉमिस को कंप्लीट करते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे PSUज हो, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो। सभी जगहों पर माइल्ड स्टील कर्व से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर होने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जानना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है माइल्ड स्टील के बिहेवियर को समझना। अदरवाइज इसका जो एप्लीकेशन होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन करने में मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो सबसे पहला टॉपिक चूज किया है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ द सॉलिड बॉडी, बेंडिंग स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, टॉर्सन एंड प्रेशर वेसल। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मुझे सारे नाम अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये सारे हम टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ देना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, तो उसकी जो डेफिनेशन एक लाइन बताने में हम हिचकिचा जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, फिर उसके अंदर सारे टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दो ब्रांचेज होती हैं, सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये अदर टॉपिक है। लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स में भी दो चीज़ों की स्टडी होती है। एक होती है रिजिड बॉडी की स्टडी और दूसरा होता है डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी। तो रिजिड बॉडी की स्टडी जो है हमेशा हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं और डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी हम हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में करते हैं। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। मतलब कोई एक ऐसी बॉडी जिस पर हम लोड लगाएं तो डिफॉर्म हो, कम हो, ज़्यादा हो, फेल हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो बॉडी डिफॉर्मेबल होनी चाहिए। वैसे तो रिजिड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिजिड है। उस पर हम एक लिमिट के बाद लोड लगाएंगे तो टूट ही जाएगा। बट रिजिड का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक बॉडी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस पर अप्लाई लोड ऐसा है कि बहुत कम है, तो उस पर्टिकुलर अप्लाइड लोड के करस्पॉन्डिंग वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। मगर उसी लोड को आप बढ़ाते जाइए, बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो हम अभी तक ये समझ गए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। इसका मतलब वो बॉडी ऐसे तो डिफॉर्म नहीं होगी ना, उस पर कुछ ना कुछ लोड लगाना पड़ेगा। जब हम उस पर लोड लगाएंगे तभी वो डिफॉर्म होगी। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्टडी ऑफ हाउ सॉलिड सब्जेक्ट रजिस्ट द डिफॉर्मेशन एंड फेल्योर अंडर वेरियस लोड। ठीक है, अभी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है, हम अभी भी एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि डिफॉर्मेशन और फेल्योर एक ही तो होता है, दोनों में क्या अंतर है। देखो, एक जैसे लगते हैं लेकिन दो माइनर अंतर है। कैसे इसको समझते हैं, इस फिगर से हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, इसका मतलब इसके शेप और साइज में चेंजेज हो रहे हैं। और ये टेम्प्रोरी भी हो सकता है चेंजेज और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्प्रोरी कब होगा, जब हम डिफॉर्मेबल बॉडी पर इलास्टिक लिमिट के अंदर में लोड लगाएं तो टेम्प्रोरी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दें तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। और इसी लोड को अगर हम बढ़ाते जाएं तो हो सकता है एक पॉइंट ऐसा है कि स्ट्रक्चर ब्रेकेज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कोलैप्स हो जाए, यानी वो अब उसमें लोड लेने की कैपेसिटी नहीं रह गई है। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज अ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ टेम्प्रोरी एंड परमानेंट under load, while failure is a loss of ability to carry the breakage, fracture and collapse। अच्छा, एक बात और है, failure is the loss of ability means ऐसा नहीं कि जब वो टूटेगी, फ्रैक्चर होगी, कोलैप्स होगी तभी
वो फेल होगी या उसमें एबिलिटी नहीं होगी लोड लेने की। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि जब हम बॉडी पे लोड लगाएं तो उसका डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा आ जाए कि वो सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन क्राइटेरिया से बाहर चला जाए। तो हम कहेंगे कि यार ये जो डिफॉर्मेशन है ना वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गई है, तो ये बॉडी अब एबल नहीं रह गई है लोड लेने की। उस केस को भी हम बोल सकते हैं कि बॉडी फेल हो गई है। इसी तरह लोड और फोर्स में भी लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों में भी बहुत माइनर अंतर है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आपका बेसिक बन जाए। और इसके बाद हम वास्ट हिस्ट्री इसकी करेंगे, लेकिन अभी बेसिक बनाने के लिए हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोड इज़ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, हाउ यूर फोर्स इज़ द जनरल केस ऑफ मोशन एंड डिफॉर्मेशन, एंड दीज इंटरनल फोर्सेज ऑलवेज बैलेंस द अप्लाइड लोड ऑन द स्ट्रक्चर्स। सो हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम एक डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं, और डिफॉर्म तभी होगा जब उसमें हम लोड लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही किसी मटेरियल पे लोड तो लगा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी मटेरियल पे लोड लगा के हमने टेस्ट कर दिया तो हो सकता है कि मटेरियल तो आपको फ्री में मिला हो, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए जो मशीन होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, डीजल या अदर काइंड ऑफ फ्यूल यूज करते हैं, तो वो लॉसेस तो हमारे हैं। तो हम भैया तो इंजीनियर है ना, इंजीनियर हैं तो जो भी करेंगे टेस्ट करेंगे वो किसी न किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए ही करेंगे। सो बेसिकली सिविल इंजीनियर जो है दो मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है माइल्ड स्टील मटेरियल और दूसरा होता है रेनफोर्स कंक्रीट। लेकिन मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम जब पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम माइल्ड स्टील पे फोकस करते हैं। और माइल्ड स्टील पे ही क्यों फोकस करते हैं, इसको जानने के लिए पहले हमें माइल्ड स्टील को जानना पड़ेगा। सो आप जानो कि माइल्ड स्टील जो होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। ऑफकोर्स इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लाइक मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बट हम आयरन और कार्बन के परसेंटेज पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है कहीं ना कहीं यील्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। सो आप ऐसे समझो कि ये जो है माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है ये सारे आयरन हैं, और इसके बीच में जो ये वाइट्स है ना, इसमें कार्बन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है। और जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं ना, माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। बट इसकी भी एक ऑप्टिमल लिमिट है। अगर हम कार्बन के परसेंटेज को 0.02% 2% तक वेरी करें तो माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और उसकी डक्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा हम परसेंटेज बढ़ाते हैं, क्या होता है, माइल्ड स्टील कास्ट आयरन में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि लो कार्बन स्टील जो होता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। वाइल हाई कार्बन स्टील की जो होती है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट वो मटेरियल ब्रिटल होने लगता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील जो है ना इकोनॉमिकल भी है, स्ट्रॉन्ग तो है ही, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस नेचर में होता है। और आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस नेचर होने की वजह से क्या बेनिफिट है, थ्रो आउट द मटेरियल एक्स वाई जेड डायरेक्शन पर एक ही पॉइंट पर और अलग अलग पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस नेचर की वजह से ये जो मटेरियल है टेंशन कंप्रेशन में दोनों में बहुत अच्छा बिहेव करता है, इक्वली बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है कि टेंशन कंप्रेशन, टेंशन में कंप्रेशन में, इसका मतलब ये माइल्ड स्टील मटेरियल जो है रिवर्सिबल लोड के लिए बहुत अच्छा है, साइक्लिक लोड के लिए अच्छा है, और ओवरऑल स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों में अच्छा है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और आती है, लोग साइक्लिक लोड को ही ना डायनेमिक लोड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइक्लिक लोड जो है स्टैटिक्स भी हो सकता है, डायनेमिक्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है साइक्लिक लोड के मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। अगर साइक्लिक लोड की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऐसा हो कि जब उसे बॉडी पर लगाया जाए और उसमें कोई इनर्शिया का इफेक्ट ना आए, तब उसे स्टैटिक केस बोलते हैं। लेकिन उसी साइक्लिक लोड को लगाते समय उसकी मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो, इनर्शिया का इफेक्ट आ जाए, तब उसे डायनेमिक केस कहते हैं। ठीक है, और लास्ट एक और सबसे अच्छा पॉइंट क्या है माइल्ड स्टील का, कि जब हम इस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो ये मटेरियल जो है ना 23 से 25% तक इलोंगेट हो जाता है। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग देगा आपको कि भैया हम फेल हो रहे हैं, कुछ करो, या तो आप लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ या तो मुझे रिपेयर करो। चलो, तो अब क्लियर हो गया क्यों हम लोग माइल्ड स्टील पर ही टेस्टिंग करते हैं। तो अब उस माइल्ड स्टील के करोसिव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें जानेंगे कि माइल्ड स्टील की टेस्टिंग कैसे होती है। तो देखिए, ये जो है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है कि जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, और ये हमारे जॉ होते हैं। जॉ में हम यहाँ पर सैंपल्स को फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद या तो उसको खींचते हैं, उसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। और खींचने के बाद जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ होगा वो इस कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होगा, और फिर उससे हम एक एक्सेल फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जॉ है, इसमें किस तरह का हम सैंपल यूज करते हैं। इसमें हम देखिए सिलेंड्रिकल भी यूज करते हैं और रेक्टेंगुलर प्लेट भी यूज करते हैं, और ये डॉग बोन शेप में होता है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन जो ए वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम ग्रिप बोलते हैं। मतलब इस वाले ए वाला जो पोर्शन है ना, पूरा ए वाला पोर्शन इस जॉ में यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इस वाले लेंथ को बेसिकली ग्रिप लेंथ कहते हैं, जो कि हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसके बेसिस पर ही हम टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिराइव करते हैं, ठीक है। इसे ग्रिप लेंथ बोलते हैं, और ये पूरा टोटल लेंथ है। और इसे ग्रिप सेक्शन बोलते हैं। ये जो है डाया ग्रिप होता है सिलेंड्रिकल केस में, और रेक्टेंगुलर के केस में ये जो होता है विड्थ ऑफ ग्रिप होता है। ये जो स्मॉल भी है, यहाँ पर डाया होता है सिलेंड्रिकल केस में, इसके केस में विड्थ होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए नॉट, एंड रेक्टेंगुलर केस में जो होता है स्मॉल ए है। सो बेसिकली ये जो है हमारा स्पेसिमेन है, और इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिमेन रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, उसका आप डॉग बोन शेप क्रिएट करिए और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप टेस्ट करिए। कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि जो ये डॉग बोन शेप होता है, जो सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर होता है, इसकी कोई फिक्स डायमेंशन होती है। नहीं, इसका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता है। बस हमें एक चीज़ फॉलो करना रहता है कि जो इसकी ग्रिप लेंथ है ना, और उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें जो रिलेशन होता है, ये मेंटेन होना चाहिए। बस ये आपने मेंटेन कर लिया। और ये जो ग्रिप की विड्थ है, ग्रिप की लेंथ भी जो है ना अलग अलग होती है, डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉ पे। जॉ की साइज़ क्या है उसी के हिसाब से डिपेंड करती है। सो हमने देखा कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। अलग अलग जो है चीज़ों को हमने यहाँ पे डिनोट किया है। LT जो है ओवरऑल लेंथ है, L नोट जो है गेज लेंथ है, कैपिटल D जो है विड्थ है और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, और डाया है सर्कुलर सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए। C जो है ग्रिप सेक्शन है। D और C की वैल्यू डिफरेंट हो सकती, डिपेंड करती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉ के डायमेंशन पे। B जो है विड्थ है, विड्थ और डाया है गेज का। सिलेंड्रिकल के केस में, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के केस में डाया है, और रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन के केस में विड्थ है। A नॉट सिलेंड्रिकल सेक्शन का एरिया है, और A जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया है, और R जो है फिलेट रेडियस है। बेसिकली ये फिलेट से ये इस तरह का शेप इसलिए दिया जाता है ताकि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। और बाकी हमारा जो इंटरेस्ट है वो L नॉट है ग्रिप लेंथ। इस इंटरेस्ट है L नॉट ग्रिप लेंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि मान लो इस सेक्शन को हम ऐसे खींच दिए, अगर हम ऐसे खींच दिए ना, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, जो कि हम एक्सटेंसोमीटर से मेजर करते हैं, यहाँ पर जो स्पेसिमेन होता है वहाँ पे एक्सटेंसोमीटर में मेजर करते हैं, उस डिफ्लेक्शन को जब L नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्ट्रेन मिल जाता है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना कि जब हम डॉग बोन शेप को टेंसाइल फोर्स लगा के ऐसे खींच देंगे तो जो डिफॉर्मेशन होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? ओवरऑल लेंथ से नहीं, आपको इसको गेज लेंथ से डिवाइड कर। अच्छा, एक चीज़ और है, आप अगर ध्यान से देखो तो जब टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है डॉग बोन शेप पर, तो जो इसका एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा और लेंथ बढ़ेगी। तो आप स्ट्रेसेस किसके बेसिस पे निकालोगे? जो इनिशियल एरिया है उसके बेसिस पे,
कि जो एक्चुअल एरिया है उसके बेसिस पे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम हमेशा इनिशियल एरिया को फोर्स से डिवाइड करते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। और दूसरा है कि हम फोर्स को एक्चुअल एरिया से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम ट्रू माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। हमने माइल्ड स्टील के डॉग बोन से स्पेसिमेन पे लोड लगा दिया, और जब हम उसको लोड बढ़ाते जाते हैं तो हमारा माइल्ड स्टील का कर्व ऐसे बनता है। यहाँ पर दो कर्व इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि पहला कर्व जो है इनिशियल एरिया के बेसिस पे बना हुआ है, और दूसरा जो कर्व है वो एक्चुअल एरिया के बेसिस पे बना हुआ है। बेसिकली हम स्टडी में इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट इसको भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि ऐसा भी एक्चुअली होता है। अब जब हमने माइल्ड स्टील पे लोड लगा दिया, टेंसाइल लोड लगा दिया और ग्राफ मिल गया, तो उस ग्राफ में जो अलग अलग पॉइंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम पॉइंट की स्टडी करेंगे, कितने पॉइंट्स हैं, फिर रीजन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये होता है कि इस लिमिट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और हुक्स लॉ वैलिड होता है। और यहाँ से हम यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं मटेरियल का, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अच्छा, आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है यंग मॉडुलस एक तो मैथमेटिकल टर्म है, इसकी क्या कोई और डिफिनेशन हो सकती है क्या? देखिए इसका क्या मतलब है। यंग मॉडुलस ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी की जो है, किसी मटेरियल का यंग मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टिफनेस होगी। ठीक है, दूसरे बाद इलास्टिक लिमिट आता है। इलास्टिक लिमिट बेसिकली ऐसी लिमिट होती है जिस लिमिट में अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा के फोर्स छोड़ दें तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस इलास्टिक पॉइंट को एग्जैगरेट करके हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम पहले बॉडी पे लोड लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट में जब हमने छोड़ दिया तो अपनी पहले वाले शेप पे आ गई है। लेकिन जब हम बॉडी पर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, तो जो इलास्टिक स्ट्रेन है वो तो कवर हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो बच जाता है, और इसे ही हम रेजिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं। अब जब हम बॉडी पर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उस बॉडी में यील्डिंग आ जाएगी, यानी कुछ न कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, माइल्ड स्टील में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लो कार्बन टू हाई कार्बन, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ानी पड़ती है। बट हमने ये भी बताया था कि जब यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, डक्टिलिटी घटेगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में लो कार्बन माइल्ड स्टील। और लो कार्बन माइल्ड स्टील में क्या होता है कि यील्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और उसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होती है। बट एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि लो कार्बन माइल्ड स्टील में हमेशा दो यील्ड स्ट्रेस मिलते हैं, अपर यील्ड स्ट्रेस एंड लोअर यील्ड स्ट्रेस। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। इस ग्राफ में देखेंगे आप तो जो आयरन के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आप कह लो, उसके बीच में कार्बन है। तो जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं ना, तो जो कार्बन मटेरियल होता है ना, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है। कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से ना क्या होता है कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग लूज हो जाती है, दोनों के बीच की बॉन्डिंग लूज होने लगती है, और बॉन्डिंग लूज होने की वजह से उसमें थोड़ा सा सडन स्लिप होता है, हल्का सा स्लिप होगा। हल्का सा स्लिप होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जिसको हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। बट अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, नहीं दिखता है जब तक उसको एग्जैगरेट न किया जाए। इसलिए हम स्टडी के समय हमेशा लोअर पॉइंट यील्ड पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला उसको यील्ड प्लेटू भी बोलते हैं। अगर देखेंगे आप तो इस रीजन में जो है स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जब हम माइल्ड स्टील पर लोड लगाते हैं तो माइल्ड स्टील के जो आयरन पार्टिकल है उस पर तो टेंसाइल फोर्स लगते हैं, लेकिन उसके वाइड्स में जो कार्बन पार्टिकल होते हैं उसमें
बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से दोनों के बीच की बॉन्डिंग लूज होती है और सडन स्लिप होता है। सडन स्लिप होने से अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट में बदल जाता है। लेकिन आपको पता है कि स्लिप होगा तो क्या होता है, स्लिप होता है तो आप कुछ दूर तक जाते हैं। जैसे कि आप जनरली देख लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं बारिश में, तो जब आप कहीं स्लिप होते हैं ना, तो पहले आपका बैलेंस बिगड़ता है थोड़ा सा, फिर आप कुछ दूर तक स्लिप हो जाते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। तो वही होता है कि पहले कार्बन और आयरन के एटम के बीच में बॉन्डिंग लूज होती है, तो अपर यील्ड से लोअर यील्ड पे आ जाते हैं। फिर जो है स्लिपेज वाला कंडीशन आता है, तो हम यील्ड प्लेटो में चले जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो है आयरन के और कार्बन के जो क्रिस्टल होते हैं एक दूसरे से फिर से इंटरेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ने लगती है और इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। बट उसकी भी एक लिमिट होगी ना यार, एक ऐसी लिमिट आएगी ना जिसके बाद जो है में फिर से नेकिंग स्टार्ट हो जाता है। नेकिंग स्टार्ट होने का क्या मतलब है, आप ऐसे समझो कि पहले हमारा मटेरियल ऐसे था टॉप फोन से, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ ऐसे होने लगेगा। मीन्स ए वाला पोर्शन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना घटने लगेगा, जिसे हम नेकिंग बोलते हैं। ठीक है, और इस जोन को हम स्ट्रेन, इस जोन को सिर्फ हम नेकिंग नहीं बोलते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टेनिंग जोन भी बोलते हैं। और ए फ्रैक्चर पॉइंट है जिस पर आकर मटेरियल टूट जाता है, ऐसा कुछ कप कोन जैसा शेप बन जाता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो यहाँ पे मटेरियल ब्रेक होता है वो हमेशा शियर फेल्योर होता है और 45 डिग्री पे होता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम किसी माइल्ड स्टील मटेरियल पर टेंसाइन लोड लगाते हैं तो हमेशा वो शियर फेल्योर होता है और 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंप्रेसिव फोर्स ऑन माइल्ड स्टील मटेरियल, मीन्स जब हम मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ए वाला जोन है उसको इलास्टिक जोन कहते हैं, इसे यील्ड स्ट्रेन यील्डिंग जोन कहते हैं, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन और इसे नेकिंग या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन कहते हैं। इसमें कभी कभी हम क्वेश्चन पूछ देता है माइल्ड स्टील का इलास्टिक रीजन का रेंज क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.12% होता है। और जो यील्डिंग या यील्ड P2 का जो डोमेन होता है उसे 1.2 से 1.8% होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन 14 to 15% होता है और नेकिंग जोन और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन जो होता है वो 7 से 8% होता है। ठीक है, और स्टील जो होता है हमेशा 45 डिग्री पर फेल होता है, शियर में फेल होता है। स्टील का जो शियर स्ट्रेस होता है वो पहले परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाता है टेंसाइल स्ट्रेस को क्रॉस करने से पहले। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए ताकि मैं अपनी आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से सुधार सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव फोर्स ऑन अ माइल्ड स्टील मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।